जय हिंद एवरीबॉडी। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग आवर डिफेंस करंट अफेयर्स पार्ट। ठीक है, आज हम करने वाले हैं मार्च का महीना शुरू, और मार्च के महीने में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस के बारे में। सो टेक आउट योर कॉपीज, पेन, पेंसिल, जिसे भी आप यूज़ करते हैं फॉर नोट्स टेकिंग, है ना। एंड लेट्स बिगिन द सेशन। चलिए, सबसे पहली डिफेंस न्यूज़ जो मार्च के महीने की हम देखने वाले हैं वो रहेगी एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। बच्चों, ये एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स इसे कंडक्ट करवाई है, लेकिन ट्राई सर्विसेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि एक्सरसाइज डेजर्ट हंट किसने कंडक्ट करवाई, तो इंडियन एयरफोर्स ने। किस टाइप की एक्सरसाइज है? ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, तीनों सर्विसेज की स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होती है, और ये हुई है बच्चों एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में, है ना। तो यहाँ पे पूरा ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये सभी ही लिखना है। सो जल्दी से लिख लीजिए बच्चों। इंटीग्रेटेड शब्द का मतलब है जुड़ा हुआ, एक साथ। ठीक है, ट्राई सर्विसेज मतलब तीनों सर्विसेज, और स्पेशल फोर्सेस तो आप जानते ही हैं। तो इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज डेजर्ट हंट करवाई एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। लिख लीजिए बच्चों, जैसे ही लिख लेंगे मुझे बता दीजिएगा। आई एम दिस साइड, इन केस कुछ डाउट वगैरह है तो यू कैन आस्क मी। जल्दी जल्दी लिखिएगा, लेकिन अपनी अपनी भाषा का, है ना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी का लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का। ठीक है, चलिए। चलिए, नोटेड एवरीबॉडी, रिटन। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी में। अब इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है बच्चों? स्पेशल फोर्सेस, इंडियन आर्मी, है ना। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि स्पेशल फोर्सेस, ट्राई सर्विस, स्पेशल फोर्सेस। तो स्पेशल फोर्सेस मतलब तीनों ही सर्विसेज की जो स्पेशल फोर्सेस रहती हैं, जैसे आर्मी में पैरा एसएफ हो गया, एयरफोर्स में गरुड़ हो गए, नेवी में मार्कोज हो गए, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि पैरा जो है, पैरा एसएफ, वो इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स में आते हैं। मरीन कमांडोज यानी कि मार्कोज नेवी की स्पेशल फोर्सेस में आते हैं। गरुड़ कमांडोज आते हैं एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस में। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन स्पेशल फोर्सेस के नाम नहीं पता था, आप लिख लीजिए, और जो ऐसे हैं जिन्हें पता था स्पेशल फोर्सेस तीनों ही सेनाओं के, आप मत लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे पर्पस क्या है बच्चों? उद्देश्य, क्यों किया गया ये। तो स्वाभाविक सी बात है, आज आपने देखा होगा, आजकल हम जब न्यूज़पेपर में डिस्कस कर रहे थे, तो आजकल डिफेंस में, भारतीय डिफेंस में बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है तीनों सर्विस की एकजुटता और इंटीग्रेशन में, है ना। हमारी आर्मी की तो कैपेसिटी अच्छी है वर्किंग की, एयरफोर्स की भी अच्छी है, नेवी की भी बहुत अच्छी है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि तीनों की साथ में सर्विस बढ़िया हो जाए, एक दूसरे का कॉपरेशन हो जाए, और साथ में इंटर ऑपरेबिलिटी अच्छे से हो जाए। तो यही है बच्चों की एक कॉम्बैट इन्वायरमेंट में जॉइंटली किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जिन बच्चों को ये स्पेशल फोर्सेस के नाम नहीं पता है, आप लोग लिख लीजिए, और जैसा ही आपका होता है लेट मी नो। अच्छा, इसी के साथ अभी जो है बच्चों एक AMCA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो न्यूज़ आ रही है ना। तो AMCA बच्चों क्या है? ठीक है, हमारा ये जो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रहेगा, ये रहेगा AMCA, यानी कि भारत का पहला खुद का बनाया हुआ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। हमारे पास ये भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है नहीं, फाइटर जेट यानी कि 5th जनरेशन हमने किसी भी देश से नहीं लिया है। हमने एक तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स
और दूसरा कि सब कुछ खुद ही बनाएंगे। इन स्कीम्स और इन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए ये सोचा था कि 5th जनरेशन फाइटर जेट जो बनेगा भारत का, वो भारत में ही बनेगा, हम किसी देश से नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एस्टिमेशन है बच्चों की, ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है ये साल 2034 तक इंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। HAL ने ये नहीं बनाया है। HAL को अभी कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं दूसरे प्राइवेट इंडस्ट्रीज से। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, जो सबसे अच्छा आउटकम देगा, उसे ये पूरा टेंडर मिलेगा टू मैन्युफैक्चर द 5th जनरेशन फाइटर जेट फॉर इंडिया, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 12th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, है ना। अब यहाँ पे ये जो खंजर लिखा हुआ है बच्चा, खंजर 12th ये जो लिखा हुआ है ये किर्गिस्तान में हुई थी। ठीक है, खंजर एक्सरसाइज पहले भी एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं कि खंजर एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, तो हम ये एक्सरसाइज करते हैं किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, इसी के साथ ये 12वां संस्करण था इस एक्सरसाइज का और ये हुई थी किर्गिस्तान में। ठीक है, इसके पहले वाला यानी कि जो 11वां संस्करण था, 11th एडिशन था, वो भारत में हुआ था 2024 में। 25 वाला किर्गिस्तान में हुआ है, 26 वाला फिर से भारत में होगा। अब ये भी बच्चों स्पेशल फोर्सेस की ही एक्सरसाइज है, देख सकते हैं आप, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। तो भारत से स्वाभाविक सी बात है कौन गए होंगे, पैरा एसएफ गए होंगे, है ना। तो यहाँ भारत से जो है पैरा एसएफ गए थे, ट्रूप्स फ्रॉम द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, और किर्गिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस है बच्चों, उनका नाम है किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड, है ना। तो दोनों ही जगहों की स्पेशल फोर्सेस इसमें हमें लिखनी है। आपसे सवाल आ सकता है कि किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस को क्या कह के बुलाते हैं, है ना। तो अगर ये सवाल आ गया तो फिर हमें पता होना चाहिए। मैं हिंदी में भी अंडरलाइन कर देती हूँ बच्चों। चलिए लिख लीजिए बच्चों, जैसे ही लिखेंगे मुझे बताइएगा। चलिए बच्चों लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए और मुझे बताइएगा जैसे ही आपका होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर बच्चों। अगली न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है बच्चों, इनियोकोस। ठीक है, इनियोकोस 25 इसीलिए क्योंकि 2025 में हो रही है, बाकी उस एक्सरसाइज का नाम है इनियोकोस। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है अलग अलग देशों की एयरफोर्सेस की। करीब 15 देश इसमें शामिल होते हैं अपने एयरफोर्सेस के साथ, भारत भी गया था। ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किसने की थी बच्चों, ग्रीस की हेलेनिक एयरफोर्स ने। यहाँ लिखा भी हुआ होगा, ग्रीस हेलेनिक एयरफोर्स ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। 12 दिन की एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनियोकोस में। कहाँ हुई बच्चों, अब ग्रीस ने कंडक्ट करी है तो ग्रीस में ही हुई होगी, है ना। लेकिन ग्रीस में कहाँ, तो आंध्राविडा एयरबेस में हुई थी। ये बाइनियल एक्सरसाइज है, बाइनियल मतलब हर 2 साल में होने वाली, और इसमें 15 देश शामिल होते हैं।
ठीक है। तो इनियोकोस एक मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसमें 15 देशों की वायुसेना यानी एयरफोर्स शामिल होती है, उनमें भारत भी एक है। 2025 का संस्करण ग्रीस ने आयोजित किया था। ग्रीस की एयरफोर्स का नाम है हेलेनिक एयरफोर्स। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए। चलिए बच्चों, लिख लिया आप सभी ने? चलिए लेट्स मूव फर्दर बच्चों, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू द डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक। अब देखिए बच्चों, म्यांमार में हाल ही में बहुत ज़्यादा अबाउट 7 से भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था मार्च के महीने में, 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा। आप समझ सकते हैं म्यांमार ऑलरेडी इस हालत में है। मैं पीछे करके समझा देती हूँ। आप समझ सकते हैं कि म्यांमार ऑलरेडी इस हालत में है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूप के चलते हुए, ठीक है, कि वहाँ पे इनसाइड पीस और हार्मनी तो पूरी मिसिंग है। ऑलरेडी लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए, लेकिन उन्हें उठा के या तो जेल में डाल दिया जा रहा है या प्रोटेस्ट के समय ही उन्हें मार दिया जा रहा है। तो म्यांमार अभी बहुत ख़राब कंडीशन में, अगर आप लोगों के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। ऐसे हालात में म्यांमार में एक अर्थक्वेक भी आ गया मार्च के महीने में, ठीक है। तो भारत ने, अब भैया मैंने आपको ये पहले भी समझाया है बच्चों कि भारत भले ही आसपास के देशों से संबंध ना रखे क्योंकि फॉरेन पॉलिसी बहुत अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही अफ़गानिस्तान में तालिबान आया वैसे ही भारत ने अफ़गानिस्तान से जितनी घनिष्ठ मित्रता थी वो पूरी ख़त्म कर दी। जितने भी इंटेंस टाइज़ और बॉन्ड्स थे हमारे अफ़गानिस्तान के साथ, हमने वो ख़त्म कर दिए थे। अभी अभी थोड़ी बहुत बातचीत थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही है अब जाके, लेकिन हमने पूरे ख़त्म कर दिए। लेकिन उसके बावजूद अफ़गानिस्तान को कभी अगर हेल्प लगी है तो हम पीछे नहीं हटे हैं मदद करने में। सिमिलरली टर्की, हम पहले से ही जानते थे कि भैया टर्की का थोड़ा सा ऐसा है कि चाइना पाकिस्तान की तरफ झुकाव ज़्यादा है। तब भी टर्की में जब इतनी बड़ी आपदा आई तो भारत ने सबसे पहले मदद करी। सिमिलरली म्यांमार और इसके पहले मालदीव्स भी, इन देशों का झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा है, हमें दिखता है। यहाँ पे मालदीव्स को हटा दीजिए, अभी म्यांमार की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, लोगों की हालत बहुत ख़राब है। और भारत म्यांमार से अभी ऐसे कोई कनेक्शन रखा हुआ भी नहीं है। लेकिन मार्च के महीने में जब म्यांमार में इतना भयंकर भूकंप आया, आई होप लिख लिया होगा सबने, तो मार्च के महीने में म्यांमार में जब इतना भयंकर भूकंप आया तो भारत उन देशों में से था जिसने सबसे पहले मदद भेजी थी म्यांमार में, है ना। तो जिस ऑपरेशन के तहत हमने मदद भेजी थी उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। इसमें हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया था म्यांमार को अर्थक्वेक के अगेंस्ट। Devastating earthquake that struck Myanmar on 20th March 2025. Indian Army under Operation Brahma deployed a specialized medical task force to provide urgent humanitarian assistance। ठीक है, तो हमने बच्चों वहाँ पे मेडिकल टास्क फोर्स लगा दी थी हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से, और वहाँ पे हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे। ये इसीलिए क्योंकि भले ही हम हमारे नेबर से बातचीत ना करें, उनसे संबंध ना रखें, इंटरनेशनल रिलेशन इतने अच्छे ना रखें, ट्रेड भी कम कर दें, लेकिन भारत का मानना है कि अगर कोई मुसीबत में है तो हमें वहाँ उनकी मदद करना चाहिए। ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आता है, और एक वसुधैव कुटुंबकम जो हम फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं उसमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इंडियाज़ कमिटमेंट टू इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड टाइमलेस इंडियन इथोस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम।
ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसे। चलिए, एक क्योरी बार बार आती रहती है कि न्यूज़पेपर पढ़ना कब से शुरू करें, है ना, व्हेन टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। तो बच्चों मैं हर बार इसका यही जवाब दूंगी कि न्यूज़पेपर जिस दिन से शुरू करो उस दिन अच्छा। आपको आज रियलाइज़ हो गया कि आपने बहुत देर कर दी है न्यूज़पेपर शुरू ना करके। आपके दोस्तों को आपसे ज़्यादा पता है, क्यों? क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आपको ये एहसास हो गया है ना, तो अब बिना देरी करे आज ही से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। अब ऐसे में दिमाग में आता है कि पुराना न्यूज़पेपर भी कवर करना है कि नहीं करना है। पुराना बेटा इतना कंटेंट है, कवर करते करते बहुत समय लग जाएगा, है ना। 2 साल से न्यूज़पेपर पढ़ा रही हूँ मैं, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर पुराना कवर करने मत जाइए। आज से, अभी से ये प्रण ले लीजिए कि डेली न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे। या तो मुझसे पढ़ लीजिए या खुद से पढ़ लीजिए, पर पढ़िए। ये नहीं है कि मैम से ही पढ़ना है, एम है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैम इसीलिए है टू मेक योर स्ट्रगल ईजी, कि भैया आपको जो न्यूज़पेपर खुद से पढ़ने में मेहनत लगेगी वो मेहनत कम हो जाए, इसीलिए मैं हूँ। लेकिन कभी कभार होता है कि लेक्चर छूट गया, आपको कुछ और है, वॉटेवर आपको इच्छा है खुद से पढ़ने की, तो भी, लेकिन पढ़ो। कैसे भी पढ़ो, किसी और से पढ़ो, मुझसे पढ़ो, खुद से पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो बच्चों, है ना। यहाँ पे न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस आज नहीं समझ में आएगा आपको, बट व्हेन यूल गो फर्दर इन एसएसबी, जब आप एसएसबी में जाओगे, वहाँ देखोगे सबको, है ना, तब आपको रियलाइज होगा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए, तो आज ही से शुरू कर दीजिए। जिस दिन से रियलाइज हो गया है उसी दिन से न्यूज़पेपर शुरू कर दो। चलिए बच्चों, लिख लिया क्या आप सभी ने? हैव यू ऑल नोटेड? चलिए, आगे चलते हैं बच्चों टू द नेक्स्ट न्यूज़। अभी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? इज़ द वॉइस प्रॉपरली कमिंग राइट नाउ? टेल मी। चलिए, चलते हैं बच्चों अब यहाँ अगली न्यूज़ की तरफ। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कंडक्ट किया एक मल्टी डोमेन एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रचंड प्रहार। ये एक्सरसाइज हुई है बच्चों अरुणाचल प्रदेश के हाई अल्टीट्यूड रीजन में, यानी कि ऊंचाई वाले रीजन में ये एक्सरसाइज हुई है। यहाँ पे बहुत सारे एडवांस सर्विलेंस और प्रिसीजन वेपन्स जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं वो भी रखे हुए थे, और उनका भी इस एक्सरसाइज में योगदान था। ये एक्सरसाइज फिर से वही है, जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस। ठीक है, ये भी इसीलिए की गई थी, इसीलिए तीनों सर्विसेज के जो हैं यहाँ पर वेपनरीज और प्रोक्योरमेंट्स रखे हुए थे, उन्हें साथ में किया गया। इसमें भी तीनों सर्विसेज जो हैं आपस में शामिल थी, और तीनों का कॉपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी इसमें देखा गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अभी भारत के डिफेंस का फ्यूचर यही है कि हम सब चीज़ें साथ में करेंगे। ठीक है, थिएटर कमांड्स बनाने का जो आइडिया हमारे CDS अनिल चौहान सर ने उनकी किताब में मेंशन किया है, वो आइडिया ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, थिएटर कमांड्स जो अब नए बनने जाएंगे बच्चों, वो अलग अलग नहीं बनने वाले कि आर्मी का अलग हो गया, नेवी का अलग हो गया, एयरफोर्स का, साथ में बनेंगे ताकि इन सबकी साथ में सिनर्जी रहे, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मल्टी डोमेन एक्सरसाइज कंडक्ट करी, प्रचंड प्रहार, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसमें जो है एडवांस सर्विलियंस वेपन्स और प्रिसीजन वेपन्स जो है शामिल थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों से। ठीक है, जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ के लिए है, स्पेशली नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर। अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में होने का कारण नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे जो हमें
खतरे आते रहते हैं, बॉर्डर इश्यूज़ की दिक्कतें आती रहती हैं, क्योंकि देखो हर तरफ बॉर्डर पे दिक्कतें हैं, ठीक है। नॉर्दर्न बॉर्डर पे भी हैं और हमारे जो पाकिस्तान साइड है वहाँ तो है ना। तो नॉर्थ में ईस्टर्न साइड तो है ही हमें, है ना, क्योंकि वहाँ इतने अलग अलग देश अब खड़े हो चुके हैं। चाइना तो था ही हमेशा से, म्यांमार में भी दिक्कत चल रही है ना, और हमारे वेस्टर्न साइड भी तो पाकिस्तान है ही। तो यहाँ पे इसीलिए हमें बॉर्डर्स में हम ऐसे जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज करते रहते हैं, ताकि अगर वहाँ से कोई थ्रेट आए तो हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकें। चलिए लिख लीजिए बच्चों। चलिए आप लिखते चलिए, जो बच्चे लिख रहे हैं साथ साथ सुनते चलिए। अगर आप एयर फोर्स ज्वाइन करते हैं या तो एनडीए के थ्रू या सीडीएस के थ्रू या एफकैट के थ्रू, तो आप ज्वाइन करेंगे बच्चों फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक पे, फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक पे। फिर उसके बाद आप कमीशन हो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद प्रमोशन होगा तो आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। एनडीए से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जाने के ऑप्शन रहते हैं। सीडीएस से भी अगर आप देखो, सीडीएस से दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक तो मैथ्स वाला होता है और एक जो सिर्फ हमारा एक होता है, रुको, जैसे एनडीए होता है वैसे सीडीएस होता है। सीडीएस में ऑप्शन रहता है किस चीज़ का, एक रहता है जिसमें इंग्लिश और जीएस रहता है, एक होता है जिसमें इंग्लिश, जीएस और मैथ्स तीनों होता है। जो इंग्लिश, जीएस, मैथ्स तीनों देते हैं उनके पास आईएमए और एएफए भी ओपन हो जाता है। लेकिन जो सिर्फ आईएनए भी ओपन हो जाता है, लेकिन जो सिर्फ इंग्लिश और जीएस देते हैं उनके लिए मात्र ओटीए खुला रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एफकैट की बात की जाए तो एफकैट तो है ही सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए एग्ज़ाम। तो एफकैट में सीधे जो है आप एएफएसबी में ही जाएंगे और उसके बाद सीधे आप सिलेक्ट हो गए तो मेडिकल के बाद एकेडमी, है ना। चलिए लिख लेंगे बच्चों तो मुझे बता दीजिएगा। मैं टाइम दे रही हूँ, बच्चों का छूट जा रहा है, जल्दी जल्दी में मैं आपको समय दे दूँगी। नहीं होता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊँगी। चलिए लिख लिया बच्चों। अच्छा, एक और चीज़, ये जो सीडीएस होता है ना, सीडीएस जो होता है इसके थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं, मैंने आपको बताया ना दो होते हैं। एक होता है कि जिसमें सिर्फ इंग्लिश और जीएस देना है, एक होता है कि इंग्लिश, जीएस और इसके साथ एक मैथ्स का पेपर भी होता है ना। तो ये जेंडर बेस्ड भी है, ये वाला काम सिर्फ लड़के करेंगे, बॉयज़ ओनली। लड़कियों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है ये इंग्लिश और जीएस, ठीक है। लड़कियां सिर्फ पेपर ये वाला जो इंग्लिश और जीएस है यही देती हैं, और सीडीएस के थ्रू लड़कियां सिर्फ ओटीए ही जा सकती हैं। अगर लड़कियों को एएफए जाना है, अगर लड़कियों को एयरफोर्स एकेडमी जाना है तो आपको एफकैट देनी पड़ेगी, है ना। आप सीडीएस के थ्रू लड़कों की तरह एएफए नहीं जा सकते। लड़के सीडीएस से भी एएफए जा सकते हैं और एफकैट से भी एएफए जा सकते हैं, पर लड़कियों को अगर एएफए जाना है तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता है, एफकैट, ठीक है। सीडीएस से लड़कियां मात्र ओटीए जा सकती हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों।
Exercise Sea Dragon is a multinational anti-submarine warfare ड्रिल कंडक्टेड एनुअली। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है बच्चों, है ना, ये एक एक्सरसाइज इस प्रकार से है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना उसको मजबूत करने के लिए की जाती है ना। अब आप लोग मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक, हमें इंडो पैसिफिक रीजन को क्यों इतना ज़्यादा सर्विलियंस करने की ज़रूरत है ना। अभी हाल ही के जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में से, उसमें से आप सोच के या देख के बता सकते हो, रिसेंट हमने डिस्कस किया है कि क्यों ज़रूरत है हमें इंडो पैसिफिक रीजन की सर्विलियंस की और इतनी एक्सरसाइज करने की। बताइए। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन अभी हम लेटेस्ट न्यूज़पेपर से देखें तो बहुत ज़्यादा खतरे में है चाइना के इन्फ्लुएंस से, है ना। चाइना हर कभी वहाँ अपनी रिसर्च वेसल लगा देता है और उस एरिया पे रिसर्च करता रहता है, वो भी बिना इन्फॉर्म किए। और ये भी मैं बात कर रही हूँ EEZ जोन्स की, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ना, जो कि इन सब चीज़ों में अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे आप कोई ऐसे इंटरनेशनल रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते, वो भी बिना बताए। ठीक है, तो चाइना ये करता रहता है बार बार, है ना। तो इंडियन ओशन में भी किया हुआ है उसने, पैसिफिक में भी किया हुआ है, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में भी किया। सो ये जो है दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। तो इसीलिए जो है हमें बार बार जो है अटेंटिव रहना पड़ता है और हमें वहाँ के भी एक्सरसाइजेस के हिसाब से अपडेटेड रहना पड़ता है ताकि इन केस कुछ हो तो वी आर ऑलरेडी रेडी। ठीक है, चलो, तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है बच्चों, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में स्पेशलाइज करती है। अब एंटी सबमरीन वॉरफेयर मतलब सबमरीन को नष्ट करने वाली। ठीक है, जितनी भी सबमरीन्स होती हैं जो ओशन के अंडर अभी घूम रही होंगी, है ना, चाइना की घूम रही होंगी, अलग अलग देशों की घूम रही होंगी जासूसी करने के लिए, तो उन्हें नष्ट करने के लिए हमें ये काम में आता है। दूसरा, जब हम युद्ध में आएंगे तब सबमरीन्स भी तो इस्तेमाल होंगी ना दोनों तरफ से, तो इसीलिए ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे मेन फोकस करती है ना। और इसी के साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉपरेशन को बढ़ाती है ये एक्सरसाइज। ये हमेशा होती है इंडो पैसिफिक रीजन पे ही। चलिए लिख लीजिए बच्चों। ये 5 देश हैं बच्चों, ये वो देश हैं जो इस एक्सरसाइज में शामिल हुए थे, है ना। तो ये उनका नाम है उन देशों का। वैसे तो अगली स्लाइड पे हम ये देश देख ही लेंगे, पर मैंने यहाँ लिख दिया है फिर भी। लिख लेंगे बच्चों तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों। एक्सरसाइज सी ड्रैगन एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं यहाँ लिख ही दिया है मैंने, US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। ये 5 देश इसमें शामिल होते हैं। बहुत समय से चलती हुई आई एक्सरसाइज सी ड्रैगन है। भारत इसमें शामिल हुआ था साल 2021 में,
है ना। अभी जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज समुद्र में हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है सबकी नेवी शामिल होगी, है ना, भारत की भी नेवी जाएगी। और ये किस एरिया में हो रही है? इंडो पैसिफिक वाले एरिया में। इसीलिए हो रही है ताकि उस रीजन की सिक्योरिटी और सेफगार्ड हम अच्छे से कर पाएँ। अब अगर आप ध्यान से देशों की बात करोगे जो इसमें शामिल होते हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया मिल के क्वाड बनाते हैं। क्वाड संगठन ही बनाए हैं इंडो पैसिफिक एरिया की सुरक्षा के लिए, है ना, बस साउथ कोरिया एक अलग से है इसमें। तो यहाँ उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी रहे। इसे इस साल यूएस की नेवी ने कंडक्ट किया था बच्चों, है ना, ये हम देखेंगे अभी। यहाँ देखिए, इसे इस बार यूएस की नेवी ने कंडक्ट किया था। यूएस की नेवी की 7th फ्लीट ने कंडक्ट किया था एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम पे। ठीक है, इसी के साथ इस एक्सरसाइज में बच्चों जो है सबमरीन को मेन टैकल किया जाता है कि किस प्रकार से सबमरीन से आने वाले खतरों से लड़ा जाए और किस प्रकार से सबमरीन को न्यूट्रलाइज या नष्ट किया जाए, है ना। तो ये जो है बच्चों फोकस करती है डिटेक्ट, ट्रैक और काउंटर करने पे सबमरीन को। ठीक है, फोकस इज ऑन डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग एंड काउंटरिंग सबमरीन थ्रेट्स। इसी के साथ जो देश इसमें शामिल होते हैं बच्चों मैंने लिख ही दिए हैं यहाँ पे, है ना। अगर आपने लिख लिए तो आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। इंडिया started participation in 2021। ये ज़रूर लिख लीजिएगा बच्चों कि भारत ने इस एक्सरसाइज में भाग लेना शुरू किया है 2021 से। चलिए लिख लीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए, वंस यू हैव रिटन बच्चों मुझे बता दीजिएगा। चलिए बच्चों, इसके साथ हमारे आज का डिफेंस का पार्ट 1 ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफेंस पार्ट 2 न्यूज़। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, आई हैव द स्क्रीन ऑन। चलिए, सो लेट्स बिगिन आवर डिफेंस न्यूज़। ओके, मार्च मंथ की डिफेंस न्यूज़ अब हम शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी, पेन, पेंसिल, वट एवर यू यूज़ टू टेक नोट्स निकाल लीजिए, है ना। चलिए, यहाँ पर न्यूज़ देखिए बच्चों। Ministry of Defence inks 2 contracts worth rupees 62,700 crore with HAL। यानी कि हम 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक्वायर कर रहे हैं 62,700 करोड़ की डील में, जो कि हम HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ कर रहे हैं। इन 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में से 66 हेलीकॉप्टर्स होंगे हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए और 90 हेलीकॉप्टर्स होंगे हमारे इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, तो मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं 62,700 करोड़ के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जो कि 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड डिलीवर करेगा आर्म्ड फोर्सेस को, जिसमें से वो 66 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करेगा और 90 इंडियन आर्मी को। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे ये जो 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, इनकी डिलीवरीज तीसरे साल से शुरू होंगी और 5 सालों तक ये डिलीवरीज टुकड़ों टुकड़ों में होती रहेंगी। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही नोट डाउन करेंगे मुझे बता दीजिएगा। देखिए बच्चों जल्दी से, नोटेड।
चलिए, अब ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं बच्चों, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भारत के खुद के इंडिजीनियसली बनाए हुए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, है ना। तो जहाँ भी आपको LCH दिखे, अगर इंडिजीनियसली लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ प्रचंड ओनली, है ना। तो ये जो LCH है बच्चों, ये भारत का पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइंड और डेवलप्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो कि बच्चों हम 5000 मीटर के ऑल्टीट्यूड तक भी उड़ा पाते हैं। पहला इंडिजीनियस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और 65% मेड इन इंडिया है, ओवर 65% मेड इन इंडिया। तो यहाँ 65% मेड इन इंडिया क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बच्चों बहुत सारे पार्ट्स इसके ऐसे हैं जो कि हमें बाहर से प्रोक्योर करने पड़े दूसरे देशों से, है ना। तो इसीलिए हमने 65% मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, बिकॉज देर आर सम पार्ट्स ऑफ द हेलीकॉप्टर दैट आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज और अदर प्राइवेट कंपनीज दैट आर नॉट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैत्रेय मैनेजमेंट के साथ, जो कि है बच्चों FRA, फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के लिए वेट लीजिंग, ठीक है। तो ये जो है बच्चों एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोवाइड करता है, और ये जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की ट्रेनिंग होती है ना, ये दी जाती है पायलट्स को, है ना। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जितने भी पायलट्स हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, उन्हें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है, किसका? FRA, फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का। तो इसीलिए इसका भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मैत्री मैनेजमेंट के साथ वेट लीजिंग ऑफ 1 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रेनिंग में मदद करता है। अब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रेनिंग क्या होती है? आसमान में जब फाइटर एयरक्राफ्ट रहते हैं, फाइटर पायलट्स रहते हैं, भले वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो या कोई रेस्क्यू मिशन हो या कोई वॉर हो, होता है बहुत बार कि रिफ्यूलिंग यानी कि फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मतलब एयरक्राफ्ट को बिना लैंड किए नीचे ज़मीन पर हवा में ही, है ना, प्रोपेल करते हुए फ्यूलिंग करवा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ। चलिए लिख लीजिए बच्चों, जैसे ही लिख लेंगे मुझे बता दीजिएगा। जैसे ही लिख लेंगे मुझे बता दीजिएगा बच्चों। इस वाली न्यूज़ में लिखने को ज़्यादा है तो आई अंडरस्टैंड, आप लोगों को समय लगेगा, समय दे रही हूँ मैं, है ना। जैसे ही हो जाए मुझे बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। INS इम्फाल ने अपना पहला पोर्ट कॉल कर लिया पोर्ट लुई मॉरिशस पे 10 मार्च को, ठीक है। INS इम्फाल ने 57th मॉरिशियस नेशनल डे सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट किया 12 मार्च 2025 से। आपसे पूछ सकते हैं कि मॉरिशियस नेशनल डे जो सेलिब्रेट हुआ था मार्च के महीने में, उसमें भारत की तरफ से कौन सी INS ने पार्टिसिपेशन किया था? तो INS इम्फाल ने किया था।
इसी के साथ आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि भैया आईएनएस इम्फाल कौन से प्रोजेक्ट को बिलोंग करती है। ठीक है, तो आईएनएस इम्फाल जो है बच्चों ये डिस्ट्रॉयर है, प्रोजेक्ट 15B की तीसरी डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, थर्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B, और इसकी क्लास है विशाखापट्टनम क्लास, और ये भारत में ही इंडिजीनियसली बनी हुई है ना। तो क्या क्या सवाल आ सकते हैं कि 57th मॉरिशस नेशनल डे पर भारतीय नेवी की तरफ से या नौसेना की तरफ से कौन सी आईएनएस गई थी, तो दैट वाज आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल कौन सी डिस्ट्रॉयर है, तो प्रोजेक्ट 15B की तीसरी डिस्ट्रॉयर है। कौन सी क्लास है, विशाखापट्टनम क्लास है। कहाँ बनी हुई है, भारत में बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे सवालों का एक ही जवाब है, आईएनएस इम्फाल। चलिए लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे पिछली न्यूज़ में एक शब्द इस्तेमाल हुआ था, उस शब्द का नाम है ये रहा, उस शब्द का नाम है वेट लीजिंग। कहाँ गया वो शब्द, ये रहा। ठीक है, ये जो वेट लीजिंग शब्द है इसका मतलब, तो वेट लीजिंग का मतलब क्या होता है। लीज का मतलब सबको पता है कि हाँ एक टाइप से है कि किराए पे दे दिया है ना, रेंटल पर्पस। वेट लीजिंग का मतलब वही है कि एयरलाइन टू एयरलाइन के बीच में ये होता है ना। कोई जो कंपनी है जो अपने एयरक्राफ्ट लीज कर रही है दूसरे को, तो वो बाय आवर लीज करती है पहला, और दूसरा वो पूरा सब कुछ साथ में, क्रू, मेंटेनेंस, हर एक चीज़ एक साथ लीज करती है, और आवर के हिसाब से वो चार्ज करती है। दैट इज़ मेंट बाय वेट लीजिंग, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, प्रोजेक्ट 1135.6 का जो सेकेंड फ्रिगेट है, ठीक है, और फॉलो ऑन शिप है तवस्य, वो लॉन्च कर दिया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, तो तवस्य जो है बच्चों ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। बस इतनी सी ही न्यूज़ है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम ज़रूरी है बच्चों कि, और मैन्युफैक्चर किसने किया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ये ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसे ही आप इस न्यूज़ पे आते हैं तो एक सवाल और आ सकता है कि प्रोजेक्ट 1135.6 क्या है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट 1135.6 है ये इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है, नेवीज़ का। इंडिया और रशिया का नेवल जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें ये दोनों मिलकर स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाते हैं बच्चों, तलवर क्लास के होते हैं वो। ठीक है, तो तलवर क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए जाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, है ना। उसका एक एग्जाम्पल है आईएनएस, ये वाला जो हमारा अभी तवस्य आया है। ठीक है, इसकी और भी एग्जाम्पल्स हैं, आपने सुने होंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और बहुत समय से कमीशनिंग हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, और दूसरे आईएनएस के बारे में भी यहाँ पे यू कैन राइट डाउन इन योर नोट्स। आपने एक आईएनएस के बारे में सुना होगा, आईएनएस तुशिल, जो कि कमीशन हुआ था। एक और आईएनएस हो सकता है आपने सुना होगा, आईएनएस तमल। ठीक है, तवस्य है ही, तवस्य के साथ साथ त्रिपुत भी है इसमें। ठीक है, तो त्रिपुत और तवस्य ये दोनों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं बच्चों।
जीएसएल के द्वारा बनाए गए हैं ये दोनों, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। वहीं ये आईएनएस तुशिल और आईएनएस तमल जो है ये रशिया के द्वारा बनाए गए हैं, बाय रशिया, बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, है ना। तो ये बच्चों अगर आपसे बात करते हैं कि प्रोजेक्ट 1135.6 क्या है, तो ये बच्चों वो प्रोजेक्ट है जिसमें भारत और रशिया के जॉइंट नेवल वेसल्स बनते हैं जो कि स्टेल्थ होते हैं और तलवर क्लास फ्रिगेट्स के जैसे होते हैं, ठीक है। इसमें आईएनएस तुशिल और तमल जो है ये रशिया ने बनाए थे, और त्रिपुत और तवस्य जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाए हैं, ठीक है। चलिए, इसे भी एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ के लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, लिख लिया सभी ने, है ना। चलिए लेट्स मूव फर्दर। अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है, दिस आई डेंट नो। चलो, तवस्य जो है बच्चों ये महाभारत से इंस्पायर्ड है। तवस्य जो है एक सिंबल है स्ट्रेंथ और स्पिरिट का इंडियन नेवी के लिए, तो आप लिख सकते हैं इंस्पायर्ड बाय भीम्स फ्रॉम महाभारत, सिंबल ऑफ स्पिरिट ऑफ इंडियन नेवी। पूछ सकते हैं कि तवस्य जो हाल ही में कमीशन हुई है, इसे किससे इंस्पिरेशन लिया है, इसका नाम स्पेशली इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट, है ना, कैन बी आस्क्ड। इसका जो पहला शिप है जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है वो है त्रिपुत, यहाँ लिखा हुआ है ना। जीएसएल द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया पहला प्रोजेक्ट 1135.6 का वेसल है त्रिपुत, ठीक है। वहीं रशिया द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया इस प्रोजेक्ट का पहला है तुशिल, है ना। तो यहाँ पे बच्चों तो पहला त्रिपुत है जो कि 23 जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे फॉलो ऑन शिप्स, दूसरा फ्रिगेट तवस्य है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, तो ठीक है ये तो लिख ही लिया है, ये मत लिखना बच्चों। अच्छा हिंदी वाले बच्चे ये नहीं लिख पाए होंगे ना, नहीं लिख लिया था, ठीक है। तो आपको बस ये वाला पार्ट लिखना है फिर। लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों चौथा 25T बोलार्ड पुल टग इंडक्ट हो गया है। अब इस चौथे का नाम है युवान, ठीक है। तो यहाँ पे और उनके पहले वाले एडिट नहीं है, चलो हम उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है कि चौथा बोलार्ड पुल टग इंडक्ट हो चुका है, इसका नाम क्या है, युवान है। और ये नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम पे हुआ था, लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं। ये जो टग्स है बच्चों ये इंडिजीनियसली डिज़ाइन किए गए हैं, मतलब भारत में ही डिज़ाइन किए गए हैं, और इसे नेवल रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बनाया, ठीक है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, है ना, बस इतना सा लिखना है, ये लिख लीजिए। फिर हम शुरू के 3 टग्स की बात करेंगे।
लिख लिया बच्चों सभी ने? चलिए, अब यहाँ पे जो है बच्चों, हम बचे हुए बोलार्ड पुल टक्स की अगर बात करते हैं तो लेटेस्ट से अगर हम बात करेंगे तो लेटेस्ट तो युवान ही है, जो चौथा है, 2025 में आया। ठीक है, इसके पहले बच्चों हमने देखा है, भीष्म के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, भीष्म और बाहुबली, इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही आए थे, है ना। तो भीष्म और बाहुबली, है ना, ये जो है इनके जो नीचे पहले वाले हैं और उसके पहले बलजीत, है ना। तो यहाँ इतने जो बोलार्ड पुल टक्स हैं ये इंडक्ट हो चुके हैं 25T। ठीक है, 25T बोलार्ड पुल टक्स जो हैं ये 4 इंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें से चौथा और लेटेस्ट है युवान। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो ऐसे ये 4 बोलार्ड पुल टक्स हैं, बलजीत, भीष्म, बाहुबली और युवान। अब अगर सवाल आता है कि बोलार्ड पुल टक क्या होता है, ठीक है, दिमाग में आ सकता है बोलार्ड पुल टक, व्हाट इज बोलार्ड पुल टक। तो जनरली बच्चों ये फोर्थ जनरेशन का काम, फोर्स, FORCE, फोर्थ जनरेशन का काम करती है। एक फिक्स्ड पॉइंट पे फुल इंजन, अगर इंजन पूरी फुल पावर में हो तो देखा जाता है कि कितनी फोर्स जनरेट कर सकती है उस फिक्स्ड पॉइंट से, दैट इज बोलार्ड पुल टक। ठीक है, इसको ऐसे एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल एक पोल है, उस पोल पे आपने रस्सी बांधी, तो वो जहाँ रस्सी बांधी दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट, वो मूव नहीं करेगा। अब आपको बोलना है कि पूरी ताकत लगा के खींचूं, ठीक है, तो फुल पावर से जो आप खींचोगे यू आर जनरेटिंग अ फोर्स, है ना, फुल पावर में जो आप फोर्स जनरेट करे दैट इज बोलार्ड पुल टक। ठीक है, ये जो काम है खींचने का ये बोलार्ड पुल टक करता है। देखते हैं कि कितनी फोर्स ये जनरेट कर पाता है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सो दैट इज अबाउट दिस। चलिए आगे चलते हैं। CDS जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने टेक कीर्ति 2025 का इनॉग्रेशन किया था बच्चों। ये जो टेक कीर्ति है ये एशिया का सबसे बड़ा टेक्निकल एंटरप्रेन्योर फेस्टिवल है जो कि IIT कानपुर में होता है। ठीक है, तो हमारे जो CDS अनिल चौहान सर हैं इन्हें बुलाया गया था एज द ऑनररी गेस्ट। इन्होंने टेक कीर्ति इनॉग्रेट किया, एशिया का लार्जेस्ट इंटर कॉलेजिएट टेक्निकल एंटरप्रेन्योर फेस्ट जो कि IIT कानपुर में होता है। टेक्निकल फेस्ट तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी टेक्निकल अपडेशंस होते हैं वो इस फेस्ट में रहते हैं, अलग अलग आइडियाज़ जो बच्चे लाते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स डिफेंस, दिस इंक्लूड्स कॉर्पोरेट, दिस इंक्लूड्स डेली जीवन मर्रा में जो है हमारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत जो हमें पड़ती है हमारा जीवन आसान करने के लिए, दिस इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर, अब टेक्नोलॉजी अगर कुछ आई है तो वो बिजनेस के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए एंटरप्रेन्योर, है ना। तो यहाँ पे बच्चों CDS जो है हमारे अनिल चौहान, उन्हें इनवाइट किया गया था इसे इनॉग्रेट करने के लिए। CDS सर ने जो है बहुत सारे इंसाइट्स दिए कि किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन और एडवांसमेंट चल रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में। और उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से हम फ्यूचर वॉर्स के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे साइबर वॉर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वॉर्स हो गए, क्वांटम के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाली है तो उसके लिए वी आर ऑलरेडी डेवलपिंग। तो ये सब चीज़ें उन्होंने ब्रीफ करी है। ठीक है, हमें जो एग्ज़ाम में आएगा बच्चों वो इसमें से ही आएगा जो मैंने अंडरलाइन किया है। ये जो एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने क्या ब्रीफिंग दिया ये आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ओनली राइट दिस मच। चलिए बच्चों लिख लिया आप सभी ने, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों डिबेल यानी कि DRDO का लैब जो कि बेंगलुरु में है, उसने हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स कर लिए हैं OBOGS के, है ना। OBOGS क्या है? ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए बनाया गया है। LCA तेजस के साथ जो है इसका पूरा टेस्टिंग किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि डिबेल क्या है। तो डिबेल बच्चों बेंगलुरु में स्थित DRDO की लैब है। इसने क्या किया हाल ही में, इसने हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट पर ट्रायल्स किए हैं ऐसे सिस्टम के जो कि ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेट कर लेता है। ठीक है, और ये हमने खुद ही भारत में बनाया, इसलिए इंडिजीनियस ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेट
जनरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये बच्चों लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ इंटीग्रेट किया गया है एलसीए तेजस में, है ना। तो एलसीए तेजस क्या है, बहुत हाइट पे रहता है। तो अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं किसी डिज़ास्टर वाले एरिया में, वहाँ पे कोई इंसान ऐसा है कि जिसे इमीडिएट ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आपको जनरली क्या होता है, आपने उसे रेस्क्यू किया, फिर आप हॉस्पिटल ले गए जल्द से जल्द, पर उस बीच में लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती। तो इसे इसीलिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि जब रेस्क्यू किया जाए और किसी को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो ये सिस्टम अपने आप ऑक्सीजन जनरेट कर देगा फॉर ऑल ऑफ दैट हु रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे क्यों होगा, ये पिछली न्यूज़ का है। इस न्यूज़ का हिंदी में, इस न्यूज़ का हिंदी में क्यों नहीं है। बच्चों इस न्यूज़ का हिंदी वाला नहीं है, ये पिछली ही न्यूज़ का है। तो हिंदी वाला आई एम सो सॉरी, आपको शायद खुद से लिखना पड़ेगा। मैं आपको एक बार बोल देती हूँ, आप किस प्रकार लिख सकते हैं। DEBEL DRDO का लैब बेंगलुरु में जो स्थित है, उसने सफलतापूर्वक ऊंचाई पे, उत्तम ऊंचाई पे, है ना, हाई अल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, बहुत ऊंचाई पे ट्रायल्स जो हैं वो कर लिए हैं, जो कि हैं ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम OBOGS के, और इसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है LCA तेजस एयरक्राफ्ट में, है ना। इस प्रकार से लिख लीजिए। कभी कभार PPTs में गलती हो जाती है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। डन, चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब बच्चों ये टेस्ट कहाँ किया गया था, LCA तेजस प्रोटोटाइप व्हीकल 3 पर टेस्ट किया गया था। साथ ही HAL और ADA दोनों इसमें शामिल थे, है ना, क्योंकि इन्होंने जो है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है इसकी टेस्टिंग में और इसके डेवलपमेंट में। और इसने बच्चों टफ ट्रायल्स पास कर लिए 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी, है ना। तो ये जो है बच्चों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक पॉइंट लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास स्टेटमेंट में आ सकता है। तो बस ये एक पॉइंट लिखना है आपको। बाकी हम इससे रिलेटेड ये वाला भी देख लेते हैं कि ये मैटर क्यों करता है। ये इसलिए मैटर करता है कि पहली बात, रेस्क्यू ऑपरेशंस में अगर किसी को ज़रूरत लगे तो वो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे पायलट्स को भी कभी कभार ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन होता रहेगा पायलट्स के लिए, पायलट की सेफ्टी बढ़ेगी, एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी अच्छी होगी और लॉजिस्टिकल नीड्स कम हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो उसी में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से अगर आप चाहें तो कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू पायलट्स लिख सकते हैं, अगर आपको समझने में थोड़ा बाद में कभी याद करने में प्रॉब्लम हो, बट मेरे हिसाब से इतना सफिशेंट होगा लिखना, है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन ऑनबोर्ड सिस्टम नाम ही ऐसा है कि समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन जनरेशन का काम कर रहा है। लिख लीजिए बच्चों ये। चलिए बच्चों आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे बच्चों DRDO और इंडियन नेवी ने
सक्सेसफुली हमारे जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उसका टेस्टिंग कर लिया। कहाँ पर? चंडीपुर ओडिशा में। बस इतनी सी ही न्यूज़ है कि डीआरडीओ और भारतीय नेवी ने इंडिजीनियसली डेवलप्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्टिंग कर लिया चंडीपुर ओडिशा में। डिफेंस में जनरली छोटी छोटी और टू द पॉइंट न्यूज़ होती हैं, ठीक है, और इसीलिए जो है जल्दी जल्दी भी ख़त्म हो जाता है डिफेंस का वाला पर्टिकुलर सेगमेंट, है ना। डिफेंस और साइंस एंड टेक दोनों ऐसे पार्ट्स हैं मंथली न्यूज़ के जो टू द पॉइंट होते हैं, स्मॉल होते हैं, ज़्यादा उसमें एलैबोरेटिव डिटेल्स नहीं होती हैं और वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है ना। तो डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने क्या किया? फ्लाइट टेस्ट ट्रायल्स किए हैं हमारा खुद का भारत में ही डेवलप्ड वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के। कैसा सवाल आएगा कि वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है इसका टेस्टिंग किसने किया? डीआरडीओ ने। किसके साथ किया? नेवी के साथ। कहाँ किया? चंडीपुर ओडिशा। दैट्स इट, ठीक है। अब इसके जो मुख्य बिंदु हैं या जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं बच्चों वो और भी है क्या? हाँ, ये जो फ्लाइट टेस्ट है बच्चों पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं एक साथ आपको समय दे दूंगी लिखने का। ये जो फ्लाइट टेस्ट है बच्चों ये लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर, अब वर्टिकल लॉन्चर तो खैर ज़मीन पे ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर था, ठीक है, और इसे हाई स्पीड एरियल टारगेट के अगेंस्ट लॉन्च किया था और बहुत ही पास रेंज थी उसकी और बहुत ही लो एल्टीट्यूड था, ठीक है, और इसने ये सक्सेसफुली अचीव कर लिया, जो उसका टारगेट था उसने सक्सेसफुली अचीव कर लिया। नियर बाउंड्री लो ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली जो है ट्रायल पास कर गया। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझने के लिए था कि परीक्षण एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर यानी कि ज़मीन बेस्ड जो लॉन्चर है वर्टिकल लॉन्चर जो लैंड बेस्ड है उस पे से किया गया। इसी के साथ जो ऑल्टीट्यूड था जो टारगेट का वो लो था और रेंज बहुत ही ज़्यादा पास थी, ठीक है, तो सक्सेसफुली हो गया। बस इतना सा लिख लीजिए जो अंडरलाइन किया हुआ है। चलिए, अब बच्चों यहाँ पे हमने ये तो देख लिया किस प्रकार से क्या लॉन्च हुआ है, बट इसमें जो मिसाइल इस्तेमाल हुई है एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो मिसाइल इसमें शो की गई है बच्चों वो बहुत ज़्यादा हाई एजिलिटी है ना। एजिलिटी से क्या समझते हैं बच्चों? एजिलिटी मतलब मूवमेंट, सो सॉरी फॉर दिस। एजिलिटी मतलब हाई मूवमेंट रहता है अच्छा खासा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ठीक है, तो इसकी बढ़िया एजिलिटी रहती है और यहाँ पे एक्यूरेसी प्रिसाइज वर्क करता है ये, ठीक है। इसी के साथ इसका जो टर्निंग कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा तेज, इट कैन टर्न अकॉर्डिंग टू द टारगेट्स, है ना। तो ये लिख लीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए आप लिखते जा रहे हैं, मैं आगे का भी एक्सप्लेन करते जाती हूँ। तो टेस्ट के दौरान ये जो टारगेट था ना ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर दिया गया था इस मिसाइल के द्वारा, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हाई और क्विक टर्न रेट दिखा रही थी जिससे टारगेट्स इंगेज करना बहुत आसान हो गया था, स्पेशली क्लोज रेंज और लो ऑल्टीट्यूड पे। और हमें यही चाहिए कि एकदम एक्यूरेटली क्लोज रेंज लो ऑल्टीट्यूड पे हम टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर पाएँ, हमारा ऐसा मिसाइल सिस्टम हो, और वो हमने सक्सेसफुली बना भी लिया और उसके ट्रायल्स भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। बाकी तो ठीक है, रेस्ट यू डोंट हैव टू राइट डाउन, है ना, बस इतना ही लिखना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। भारत का लेटेस्ट एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम अस्त्र मार्क 3 जो है वो उसका ऑफिशियल नेमिंग हो गया है गांडीवा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल नेमिंग, अब इंग्लिश में ऐसा ही होता है, इंग्लिश में राम को रामा कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो गांडीवा कहलाएगा, बट ऐसे इट इज़ गांडिव, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल रीनेमिंग हो गया है गांडिव से। आपसे सवाल दो तरीके से पूछे जा सकते हैं कि अस्त्र मार्क 3 का रीनेमिंग क्या हुआ है या गांडिव किस चीज़ का नाम है,
ठीक है, दोनों तरीके से। तो भारत का हाल ही का एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मार्क 3 का ऑफिशियल रीनेमिंग हो गया है। एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मार्क 3 नाम बदलकर गांडीव रख दिया गया। ठीक है, अब बच्चों इसका नाम जो है गांडीव क्यों रखा हुआ है? क्योंकि अर्जुन जो है महाभारत के जो हमारे मेन प्रोटैगोनिस्ट हैं उनका बो था। ठीक है, बो मतलब धनुष, बहुत ही फेमस, जिसका नाम था गांडीव। ये जो मिसाइल है बच्चों ये अभी हाल ही में और ज़्यादा डेवलपमेंट में अंडरगो कर रही है डीआरडीओ में। इसी के साथ ये बियॉन्ड विजुअल रेंज के एरियल वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगी एक बार डेवलप हो गई तो उसके बाद। ठीक है, तो अभी जो है बच्चों इसका ये भी ध्यान रखिएगा कि किस गांडीव मतलब क्या। ठीक है, तो अर्जुन जो थे उनका धनुष था ये, है ना। तो यहाँ पे अगर दो टाइप से सवाल आएंगे, दोनों ही मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, इसे लिख लीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत पूरे विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जो बच्चों लेज़र बीम से, कहाँ गया, हाँ, लेज़र बीम से ड्रोन को गिराने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इंडिया बिकम्स फोर्थ नेशन जिसके पास कैपेबिलिटीज़ है टू शूट डाउन ड्रोन्स, है ना, वो भी कौन सा, विंग ड्रोन्स, थ्रू लेज़र बीम की मदद से। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, आपसे पूछ सकते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने अपनी कैपेबिलिटीज़ बताई है कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से भी जो है हम मिसाइल्स को शूट डाउन कर सकते हैं, स्पेशली स्वार्म ड्रोन्स को शूट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लेज़र बेस्ड वेपन सिस्टम के साथ, है ना। तो यहाँ पे बच्चों जो है हम क्या क्या शूट डाउन करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं लेज़र बीम टेक्नोलॉजी के साथ। ये जो हमारा लेज़र बेस्ड वेपन सिस्टम है इसके साथ हम क्या क्या शूट डाउन करने की कैपेसिटी हमने शोकेस करी, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और स्वार्म ड्रोन्स, ये तीनों के तीनों। ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर देती हूँ मैं। है ना, लिख लीजिए बच्चों। अच्छा, जब आप लिख ही रहे हैं तो यहाँ पे पहले के 3 देश भी लिख लीजिए, है ना। एक तो यूएसए है ही, एक चाइना, एक रशिया और एक भारत, है ना। तो बच्चों आप देखोगे ज़्यादातर डिफेंस वाली चीज़ों में यही रैंकिंग रहती है ना। हम टॉप 4 में रहते हैं और हमारे आसपास ये 3 देश ही रहते हैं। इससे हमें पता पड़ रहा है कि हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इफ़ वी आर कमिंग इन टॉप 4, है ना। टोटल जितनी भी हमारी 196 देश हैं, यूएन में आगे पीछे होता रहता है इसका काउंटिंग, कभी 194, 196, तो इतने सारे देशों में अगर हम टॉप 4 में आ रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, चलिए तो बाकी 3 कौन से हैं बच्चों, यूएस, चाइना और रशिया हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ देखिए बच्चों, हमारी जो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह हैं इन्होंने हिस्ट्री रच दी है क्योंकि पहली महिला पायलट हैं जो कि परमानेंटली जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन को असाइन की गई हैं। ठीक है, तो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, ये ट्रेनिंग में जो है बच्चों फ्लाइंग ऑफिसर ही जो है उपाधि दी जाती है ना। आपको जो रैंक मिलती है वाइल गेटिंग ट्रेंड इन एएफए यू आर हैविंग द रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, तो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जो है ये इन्होंने हिस्ट्री रच दी है, ये पहली महिला पायलट बनेंगी जो कि परमानेंटली असाइन कर दी गई हैं जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन को। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में। तो ये तो पूरी ही न्यूज़ आप लोगों को लिखनी है।
सवाल किस प्रकार से आएगा कि वो कौन सी पहली महिला फाइटर पायलट हैं जो कि परमानेंटली असाइन कर दी गई हैं जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में। इस प्रकार से सवाल आएगा। सो हर नेम इज फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। चलिए लिख लिया बच्चों, जल्दी से लिख लीजिए। अगली न्यूज़ हमारी लास्ट न्यूज़ है। चलिए चलते हैं बच्चों आगे अगली न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा जी की। ये डॉर्नियर पायलट हैं, ठीक है। इसी के साथ ये पहली महिला बनी है हमारी भारतीय नौसेना की जो कि क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन रही हैं इंडियन नेवी में, ठीक है। इंडियन नेवी में अभी तक कोई भी महिला क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर नहीं बनी थी, तो ये पहली महिला बनने जा रही हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा, डॉर्नियर पायलट हैं बच्चों, है ना, अंडमान और निकोबार कमांड में। चलिए लिख लीजिए बच्चों इसे। इसी के साथ हमारा ये डिफेंस वाला आज का ख़त्म होता है एंड दिस इज़ द लास्ट न्यूज़। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग लिख लें। चलिए, आई होप यू ऑल हैव रिटन इट, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। नेक्स्ट लेक्चर विल बी मीटिंग विथ मोर सच न्यूज़ फ्रॉम द मार्च मंथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।